Section 55 is about rights and liabilities of buyer and seller in a contract of sale of immovable property. Shabash. So, first of all, see the definition of the heading of the section 55. साथ साथ आप नोट भी करा करिए मेरी क्लासेस को बेटा, इससे आपकी रिटन स्किल्स जनरेट होगी। एक फॉर्मूला बता रहा हूं लर्निंग का, ध्यान से सुनना, मेरे साथ बोलो लर्निंग। ऐसे नहीं भैया, साथ बोलो तो मजा आएगा। लर्निंग, रियल लर्निंग comes through active participation. You want to learn something, you need to actively participate. तो सिर्फ सुना मत करो, सिर्फ देखा मत करो, बल्कि नोट भी क्या करो। And section 55 is the heading of the section is rights and liabilities and liabilities of buyer and seller। ठीक है, एक सेलर है, एक पर्सन यहां सेलर है, दूसरा पर्सन यहां बायर है। तो एक्चुअली क्या करने वाले हैं, सेलर के राइट्स क्या रहेंगे, सेलर के ऑब्लिगेशंस क्या रहेंगे, ये सब हम इस सेशन में सीखने वाले हैं। बायर के राइट्स क्या रहेंगे एंड बायर के ऑब्लिगेशंस क्या रहेंगे, ये सब हम इस सेशन में सीखने वाले हैं। तो राइट्स ऑफ सेलर, राइट्स ऑफ बायर, ऑब्लिगेशंस ऑफ seller and obligations of buyer. These are 4 types of question, आपको एग्जाम में ये आ सकते हैं। तो आइए इनकी हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सबसे पहले अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। शाबाश। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ओपनिंग पैराग्राफ देखिए। सेक्शन 55 का ओपनिंग पैराग्राफ बहुत टेक्निकल है, उसे समझने की, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं कि सेक्शन 55 का ओपनिंग पैराग्राफ जो है उसकी हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। सेक्शन 55, राइट्स एंड obligations right and obligations of buyer and seller। Rights and obligations of buyer and seller। सेक्शन को बहुत ध्यान से आपने समझना है, बहुत प्यार से इसको समझने की कोशिश करनी है।
इन द, देखो लॉ की लैंग्वेज को किस तरह से इंटरप्रिटेट करना है, एक मैं बहुत फेमस लैंग्वेज लिखने का जो स्टाइल है, सेक्शंस लिखने का स्टाइल है, ये बहुत फेमस है। ड्राफ्ट्समैन इस तरह की लैंग्वेज को बहुत यूज करते हैं, और आपको इस लैंग्वेज को इंटरप्रिटेट कैसे करना है उसका एक मैं एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, आप बहुत ध्यान से देखना। इन द absence of a contract, in the absence of a contract, to the contrary, to the contrary, पहले लैंग्वेज लिखेंगे फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। द बायर एंड seller of immovable property, respectively, क्या वर्ड यूज किया, respectively, are subject to the liabilities and have the rights mentioned in rules next following। देखो पहले हम इस पैराग्राफ का इंटरप्रिटेशन करना सीखेंगे। शाबाश, ये ओपनिंग पैराग्राफ है सेक्शन 55 का। आप इस पैराग्राफ को ध्यान से देखिए। इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रारी, बायर एंड सेलर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिस्पेक्टिवली, यानी दोनों की बात हो रही है, बायर की भी बात हो रही है और सेलर की भी बात हो रही है, आर सब्जेक्ट टू लाइबिलिटीज एंड हैव द राइट्स। उनकी कुछ लाइबिलिटीज हैं रिस्पेक्टिवली, यानी दोनों की लाइबिलिटीज हैं और दोनों के राइट्स हैं। तो इस लैंग्वेज का मतलब ये है कि द बायर एंड सेलर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिस्पेक्टिवली, यानी दोनों के राइट्स हैं और दोनों के ऑब्लिगेशंस हैं, आर सब्जेक्ट टू द लाइबिलिटीज एंड हैव द राइट्स मेंशन इन द रूल्स नेक्स्ट फॉलोइंग। बट ये जो रूल्स हम पढ़ेंगे, दे बिकम एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इस बात का क्या मतलब है, आइए हम सीखते हैं। चलिए मैं आपको
इस लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन करना सिखाता हूं। देखिए क्या सीखते हैं हम, मीनिंग ऑफ द लाइन in the absence of a contract. In opening paragraph, para of section 55 of Transfer of Properties Act. As far as, देखिए डायग्राम बना रहा हूं उसकी इंटरप्रिटेशन पे, और उम्मीद रखता हूं कि आपको समझ में आएगी ये बात। समझ में आए तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है? नहीं समझ में आए तो भी बताइएगा, और समझ में आए तो भी फीडबैक दीजिएगा। आपके पॉजिटिव फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और नई नई इनोवेशन करने की सोचते हैं आपको समझाने के लिए। एज फार एज राइट्स एंड duties of buyer and seller तो as far as rights and duties of the buyer and seller are concerned, there are two types of situation. They have express agreement. किस चीज पे एक्सप्रेस एग्रीमेंट है? ऑन देयर रिस्पेक्टिव राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। और दूसरी सिचुएशन बनती है, दे डोंट हैव rights and an agreement right? In this situation, ध्यान से मेरी बात को सुनना, in this situation rights and duties of buyer and seller
shall be determined by the express agreement. अगर उनके पास उनके बीच में एग्रीमेंट है तो उनके क्या राइट्स हैं, क्या उनके ऑब्लिगेशंस हैं, वो जो एग्रीमेंट में राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस दिए हैं हम उनके हिसाब से उनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस तय करेंगे. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट. Such agreement must be in accordance with the provisions of law. कहते हैं कि ये एग्रीमेंट जो होगा वो आप लॉ के अकॉर्डिंग ही करेंगे तो मान्य होगा, तो वैलिड होगा. एंड इन दिस सिचुएशन if they don't have an agreement, then in this situation rights and liabilities shall be determined in accordance with section 55 of Transfer of Properties Act. ठीक है, तो दो सिचुएशन हो सकती हैं. ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर बनाया है, इस पैराग्राफ का इंटरप्रिटेशन किया है. देखिए सेक्शन 55 कहता है कि there could be two situations. ऐसी दो सिचुएशंस हो सकती हैं. As far as rights and duties of the buyer and seller are concerned, there are possible two types of situations. Parties have express agreement. If they have express agreement, then rights and duties shall be determined according to that express agreement. And if they don't have an express agreement, in this situation, rights and liabilities shall be determined in accordance with section 55. अब हमारा काम ये है कि सबसे पहले हम नोट करें ऑब्लिगेशंस ऑफ द सेलर. आप यहां हेडिंग लिख सकते हैं, ऑब्लिगेशंस ऑफ द सेलर. तो सेलर के क्या क्या ऑब्लिगेशन रहेंगे. तो सबसे पहले हम सीखेंगे ऑब्लिगेशंस ऑफ द सेलर. तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्लिगेशंस ऑफ द सेलर. सेलर क्या क्या काम करेगा. In a contract of sale of immovable property, what are the duties of the seller?
तो सेलर की ड्यूटीज क्या क्या रहेंगी, आइए हम अच्छे से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। शाबाश। फर्स्ट, टू disclose to the buyer, बायर को डिस्क्लोज करना होगा टू द बायर एनी मटेरियल डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी। इन द प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी के अंदर डिफेक्ट है और इन द सेलर्स टाइटल, सेलर के पास अगर गुड टाइटल नहीं है, सेलर के टाइटल में या प्रॉपर्टी में कोई डिफेक्ट है, तो वो सेलर का ये ऑब्लिगेशन है कि वो बायर को बताए। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, disclosure must be made of all those facts which are material, मतलब important, material in nature, and buyer is unaware of them, buyer is unaware of them and also he is not able to discover them with ordinary prudence, सामान्य दिमाग से, सामान्य बुद्धि से वो डिफेक्ट्स को ढूंढ भी नहीं पाएगा, उसको पता भी नहीं है। लेकिन जो डिफेक्ट्स हैं वो मटेरियल हैं, वो मेन हैं, तो सेलर उन सब बातों को बायर को डिस्क्लोज करेगा, बायर को बताएगा। आइए नंबर सेकंड लिखेंगे, टू प्रोड्यूस। राइट, टू प्रोड्यूस to the buyer on his request, for
examination. All documents of title. All documents of title relating to property. Which are in seller's possession. नंबर तीसरी बात, भाई जब भी बायर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स यानी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए पेपर्स प्रॉपर्टी से जुड़े हुए प्रॉपर्टी से संबंधित कागज देखना चाहता है तो सेलर उसे शो करेगा, दिखाएगा. टू आंसर to the best of his information. To answer to the best of his information all relevant questions. Of the buyer. बायर जो भी प्रॉपर्टी से रिलेवेंट क्वेश्चन पूछेगा उनके जो उसके पास बेस्ट नॉलेज है उसके हिसाब से उनके आंसर देगा. फर्दर हम देखेंगे राइट्स ऑफ ऑब्लिगेशंस ऑफ द seller. Fourth is very important. Fourth, on payment or tender. शाबाश, बहुत ध्यान से देखना. ऑन पेमेंट और टेंडर ऑफ द अमाउंट. टेंडर ऑफ द अमाउंट मीन्स ऑफर टू पे, यानी या वो पे कर दे या तो वो पे कर दे या अमाउंट टेंडर कर दे यानी अमाउंट ऑफर कर दे. शाबाश, आप बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना. ऑन पेमेंट और टेंडर ऑफ द अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ, बहुत ध्यान से अपनी बात को सुनना है. इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्राइस जब वो पेमेंट कर दे या टेंडर कर दे पैसा, टू एग्जीक्यूट a proper
conveyance of the property जब buyer, conveyance means transfer of ownership. Here conveyance means, ठीक है, to execute a proper conveyance of the property. ठीक है बेटा, इसका मतलब यह है कि वो प्रॉपर ट्रांसफर डीड को साइन करे और उस डीड के थ्रू प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करे. कब ऐसा करना होगा उसको? ऐसा करना कब होगा उसको जरूरी? जब बायर प्राइस पे कर दे या प्राइस को ऑफर कर दे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात लिखिए, बिटवीन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट of sale, between the date of contract of sale and the date of delivery, date of delivery of the property to take as much care of the property ठीक है भाई, जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया और जिस दिन आपने डिलीवरी दी, उन दोनों तारीखों के बीच में प्रॉपर्टी की आपने केयर करनी है और एंड द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल्स. तो दोनों चीजों की आपने सुरक्षा करनी है, केयर करनी है. प्रॉपर्टी की भी केयर करनी है और पोजेशन की भी केयर करनी है. नंबर 6 क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम पढ़ रहे हैं क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के टाइम. क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं सेलर के. Six. To transfer the possession. To the buyer. और यहां आपको समझ में बात आनी चाहिए. काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं. यहां इस पॉइंट पर मैं आपको बता दूं, देयर आर ट्रांसफर ऑफ पोजेशन इज अ डिफरेंट कंसेप्ट देन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कन्वेंस भी करनी है आपने, यानी डीड पे साइन करके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी करना है और उसकी पोजेशन भी देनी है. खाली प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करनी है भाई, पोजेशन भी ट्रांसफर करनी है. टू पे all taxes, to pay all taxes up to the date of